ये आज हम केवल इसी एक सवाल का सही जवाब समझेंगे। क्या 50 से 100 हेयर का डेली काउंट वास्तव में तय करता है कि हेयर फॉल नॉर्मल है या नहीं? मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आपका स्वागत है हेयर यूनिवर्सिटी के तीसरे चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने हेयर ग्रोथ साइकिल समझा था। हर हेयर हमेशा ग्रो नहीं करता, कुछ हेयर अपनी लाइफ पूरी करके नेचुरली शेड हो जाते हैं। इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से 50 to 100 हेयर वाला ब्रॉड रेंज आ जाता है। डर्मेटोलॉजी रेफरेंसेस में सामान्यतः रोज़ लगभग 50 से 100 स्कैल्प हेयर्स का शेड होने की बात कही जाती है, लेकिन ये पॉपुलेशन लेवल एस्टिमेट है, यानी कि ब्रॉड पॉपुलेशन में स्टडीज़ के दौरान जो एस्टिमेशन आया है ये वो है। आपके स्कैल्प की जो पर्सनल पास या फेल लाइन वो इससे डिराइव नहीं हो सकती। नेचर हर सुबह ठीक 100 हेयर का कोटा इशू नहीं करती कि चलो भाई 100 हेयर गिर गए अब कुछ नहीं होगा, या ये तो नॉर्मल नंबर है। जो नंबर आपको दिखाई देता है वो भी एग्जैक्ट डेली शेडिंग नहीं होता। लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर की तुलना में बहुत बड़ा बंडल लगता है। जो व्यक्ति रोज़ शैम्पू करता है उसे शेड हुए हेयर रोज़ थोड़ी मात्रा में दिख सकते हैं। जो 3 या 4 दिन के बाद हेयर वॉश करता है उसे कई दिनों के जो रिलीज़ हुए बाल हैं एक साथ ड्रेन में दिखाई दे सकते हैं और पैनिक हो सकता है। कॉम्बिंग का रूटीन, हेयर की लेंथ, हेयर स्टाइल और वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी विजिबल काउंट को बदलते रहते हैं। इसलिए शॉवर में दिखा एक बड़ा क्लस्टर हमेशा ये नहीं बताता कि उस दिन अचानक उतने फॉलिकल्स ने काम करना बंद कर दिया। आज इस पूरे विषय को सिर्फ एक एनालॉजी से समझेंगे। आपका स्कैल्प एक बैंक अकाउंट है। गिरने वाले हेयर विड्रॉल हैं और वापस आने वाले हेल्दी हेयर डिपॉजिट है। केवल विड्रॉल स्लिप्स गिनकर अकाउंट की फाइनेंशियल हेल्थ तय नहीं की जा सकती। आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर रोज़ कुछ हेयर निकल रहे हैं लेकिन उतनी ही क्वालिटी और क्वांटिटी में रिप्लेसमेंट हेयर वापस आ रहे हैं तो डेंसिटी आपकी स्टेबल रहती है। अगर विजिबल शेडिंग बहुत ड्रामेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिप्लेसमेंट हेयर हर साइकिल में पतले, छोटे या कम हो रहे हैं तो बैलेंस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसको ऐसे समझिए कि आपके बैंक अकाउंट से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निकले 500-500 के 100 नोट और वापस आए 100-100 के 100 नोट। अब ओवरऑल वैल्यू आपके अकाउंट में कम हो गई, हालांकि नंबर ऑफ नोट सेम है। तो हेयर फॉल का जो काउंट है आपको विड्रॉल दिखाता है। हेयर डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो असली बैलेंस को दिखाता है कि ओवरऑल आपके अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है। यही नॉर्मल शेडिंग और प्रोग्रेसिव हेयर लॉस का अंतर साफ हो जाता है। नॉर्मल शेडिंग में कुछ मैच्योर स्ट्रैंड्स बाहर निकलते हैं और फॉलिकल्स रिप्लेसमेंट ग्रोथ बनाए रखते हैं। प्रोग्रेसिव हेयर लॉस में स्कैल्प पहले जैसी कवरेज मेंटेन नहीं कर पाता। मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में ये प्रोसेस कई बार बहुत क्वाइटली आगे बढ़ती है। फॉलिकल्स तुरंत बंद नहीं होते, वो सक्सेसिव साइकिल्स में थिन और शॉर्ट हेयर बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे मिनिएचराइजेशन कहते हैं। व्यक्ति कह सकता है कि मेरे तो बहुत हेयर गिरते हुए नहीं दिखते, लेकिन हेयर लाइन पीछे जा रही है, मिडल पार्ट चौड़ा होता जा रहा है, मांग चौड़ी होती जा रही है, या क्राउन पहले से अधिक विजिबल हो रहा है। इस सिचुएशन में कम काउंट आपकी रीएश्योरेंस नहीं है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को कुछ सप्ताह के लिए बहुत अधिक शेडिंग दिख रही है, फिर भी ये परमानेंट बॉल्डनेस का प्रमाण नहीं है। हाई फीवर, मेजर इलनेस, सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, रैपिड वेट लॉस या सिग्निफिकेंट फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के कुछ महीनों बाद कई फॉलिकल्स एक साथ रेस्टिंग फेज में जा सकते हैं। इसके बाद डिफ्यूज शेडिंग दिखाई दे सकती है, जिसे टिलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। इसमें इवेल्युएशन ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसका पैटर्न प्रोग्रेसिव मिनिएचराइजेशन से अलग है। इसलिए कितने हेयर गिरे के साथ टाइमिंग, ट्रिगर, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी वाला ट्रेंड भी समझना ज़रूरी है। तो घर पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कैसे करें? रोज़ स्ट्रैंड गिनना बंद कर दीजिए और महीने दर महीने कंपेरेबल एविडेंस देखिए। हर 4 हफ्ते में लगभग सेम लाइटनिंग, सेम एंगल, सेम कैमरा, सेम हेयर लेंथ और ड्राई हेयर कंडीशन में फ्रंट हेयर लाइन, दोनों टेम्पल, मिडल पार्ट, टॉप ऑफ द हेड यानी कि क्राउन, इनकी फ़ोटोग्राफ्स लीजिए। अगर पोनीटेल बनाते हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस या ओवरऑल बल्क, उसमें कंसिस्टेंटली कितना चेंज नोटिस कर रहे हैं आप उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। 1-2 बैड हेयर डेज को ट्रेंड मत मानिए। मीनिंगफुल चेंज वे है जो कि आपको रिपीट होकर दिखाई देता है। हेयर क्वालिटी भी काउंट जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्या नए छोटे हेयर नॉर्मल थिकनेस के दिख रहे हैं या बहुत फाइन और वीक होते जा रहे हैं? क्या स्कैल्प की विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या जो पार्टिंग है यानी कि मांग है पहले से वाइड है? क्या हेयर लाइन के कॉर्नर्स पीछे जा रहे हैं? क्या एक स्मूथ पैच बन रहा है?
ये ऑब्जर्वेशंस हर शेड स्ट्रैंड की गिनती करने से अधिक यूज़फुल है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट की क्वालिटी और स्कैल्प की कवरेज की डायरेक्शन को दिखाते हैं। एक और कॉमन कन्फ्यूजन है हेयर शेडिंग और हेयर ब्रेकेज। पूरा शेड हेयर रूट एंड पर क्लब शेप्ड गोल जैसा एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको हिस्सा दिखाई दे सकता है, जबकि टूटे हुए हेयर की लेंथ अलग अलग होती है और वे शेफ्ट डैमेज की वजह से बीच से ब्रेक होते हैं। दोनों कंडीशंस में कॉम्ब में हेयर दिखाई देंगे, लेकिन कारण अलग अलग होगा। अगर हेयर केमिकल ट्रीटमेंट, हीट, टाइट हेयर स्टाइल या रफ हैंडलिंग से टूट रहे हैं तो फिर फॉलिकल काउंट वाला डिस्कशन समस्या को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए विजिबल हेयर को सिर्फ रूट से निकला मान लेना भी सही नहीं है। अब आपको कब प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करानी चाहिए? अगर शेडिंग अचानक आपकी यूजुअल बेसलाइन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कई सप्ताह तक बनी रहे, अगर हेयरलाइन पीछे जा रही हो, पार्टिंग या मांग चौड़ी हो रही हो, या क्राउन ज़्यादा विजिबल हो रहा हो, अगर राउंड या इरेगुलर पैचेस बन रहे हो, अगर स्कैल्प पर रेडनेस हो, स्केलिंग हो, पेन हो, इचिंग हो या स्कारिंग जैसे चेंजेस हों, या आईब्रोज और बॉडी हेयर भी प्रभावित हो रहे हो, शेड हो रहे हो, तो काउंट के नॉर्मल रेंज में आने का इंतज़ार मत कीजिए। अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग कॉजेज़ का ट्रीटमेंट भी फिर अलग अलग होता है। कंसल्टेशन में हम केवल फ्लोर पर पड़े हुए हेयर नहीं गिनते, हम हिस्ट्री, ऑनसेट, फैमिली पैटर्न, रीसेंट इलनेस, मेडिसिन्स, न्यूट्रिशनल रिलेटेड रिस्क, मेंस्ट्रुअल या हार्मोनल कंटेक्स्ट जहाँ रेलिवेंट हो, स्कैल्प का एग्जामिनेशन और डर्मोस्कोपी के साथ देखते हैं। डर्मेटोस्कोपी से शेफ्ट डायमीटर की वेरिएशन, उसकी मिनिएचराइजेशन, इन्फ्लेमेशन और फॉलिकुलर चेंजेस जैसे क्लूज मिल सकते हैं। कुछ केसेस में टारगेटेड ब्लड टेस्ट्स या दूसरे इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत रहती है। हर पेशेंट को एक जैसा टेस्ट पैनल नहीं चाहिए होता। डायग्नोसिस सोशल मीडिया नंबर से नहीं, पैटर्न और क्लिनिकल कंटेक्स्ट से बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 50 से 100 का नंबर सुनकर सप्लीमेंट्स, मिनॉक्सिडिल, फेनेस्टेराइड, ड्यूटासेराइड या कोई हार्मोनल मेडिसिन खुद से शुरू ना करें। हेयर लॉस का कारण जाने बिना ट्रीटमेंट चुनना गलत डायरेक्शन में जा सकता है और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स इंडिविजुअल इवेल्युएशन मांगते हैं। उसी तरह अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के बाद शेडिंग नोटिस होती है तो उससे उस मेडिसिन को अचानक बंद ना करें, प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अब हमारे सेंट्रल सवाल का डेफिनेटिव आंसर ये है कि रोज़ लगभग 50 से 100 हेयर शेड होना कई लोगों में नॉर्मल बायोलॉजिकल रिन्यूअल के ब्रॉड रेंज में हो सकता है, लेकिन यह नंबर अकेला किसी व्यक्ति को नॉर्मल या एबनॉर्मल घोषित नहीं कर सकता। नॉर्मेलिटी का बेहतर मेजर है कि आपकी डेंसिटी स्टेबल है या नहीं, हेयरलाइन और पार्टिंग का ट्रेंड क्या है, और शेड हुए हेयर उसी क्वालिटी में रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं। किसी को 100 हेयर के बाद भी स्टेबल कवरेज हो सकती है, किसी को 20 विजिबल हेयर के साथ भी प्रोग्रेसिव थिनिंग हो सकती है। आज की एक लाइन याद रखिए, हेयर फॉल सिर्फ एक विड्रॉल है, हेयर डेंसिटी असली बैलेंस दिखाती है। अगले चैप्टर में हम हेयर शेडिंग, हेयर ब्रेकेज और पैटर्न हेयर लॉस को साइड बाय साइड समझेंगे, ताकि कॉम्ब में या कंघी में दिखने वाले हेयर से पैनिक नहीं, सही ऑब्जर्वेशन शुरू हो सके। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मिलते हैं हेयर यूनिवर्सिटी के अगले चैप्टर में। धन्यवाद।